हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीएसडी फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन आई पढ़ा था और उसके डिफेक्ट्स पढ़े थे। स्टूडेंट, आज हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और किस प्रकार माइक्रोस्कोप वर्क करता है, किस प्रकार टेलीस्कोप वर्क करता है, क्या दोनों का फंक्शन है ना, किस प्रकार ये इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, किस प्रकार ये इमेज को रिजॉल्व करते हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के लिए कॉमन है, वो है विजुअल एंगल। क्या है? विजुअल एंगल। ये क्या होता है? ऐसा समझिए कि हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर आंख है ना, ह्यूमन आई का जो ये आंख है जो कि ऑब्जर्वर का काम करता है। अब ये इस पर कितना एंगल बना रहा है? ये बनाया, मान लेते हैं अल्फा। फिर हम इसको दूर कर देते हैं, इसको यहां पर कर दिए, साइड में कोई अंतर नहीं रहा। अब ये बनाया बीटा, फिर इसको दूर ले गए, साइड वही रखें। अब देखिए ये गामा बनाया। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो हम बढ़ाते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे आंखों पर इन ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है वो कम होते जा रहा है। जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वो एंगल क्या हो जा रहा है, वो कम हो जा रहा है। ये विजुअल एंगल जो है वो कम हो जा रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बनाया गया एंगल या फिर जिस भी डिवाइस है, अगर यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा डिवाइस है, यहाँ पे क्या है, डिवाइस है ना। इस डिवाइस से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट या ये इमेज जो भी हो, ये ऑब्जेक्ट हो तो या इमेज हो तो, जितना एंगल बनाएगा उस एंगल को हम लोग बोलेंगे विजुअल एंगल, ठीक है। तो जनरली इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट टू आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल और एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं। एंगल subtended by object or image to our eyes or instrument is called विजुअल एंगल, ठीक है। तो जो भी एंगल सबटेंड किया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल जो है वो हर बार अलग अलग होता है। मान लेते हैं अगर फाइनल इमेज का जो विजुअल एंगल, हम लोग इमेज का विजुअल एंगल देखेंगे तो वो अलग होगा, ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल देखेंगे वो अलग होगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करेंगे तो विजुअल एंगल
वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने के कारण ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल है वो चेंज हो रहा है, तो उसके कारण इमेज का भी विजुअल एंगल चेंज होगा, है ना। तो हम लोग जनरल भाषा में जो है, समान भाषा में जो है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जितना भी हमारे आई के द्वारा या जिस भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, उस पे जो एंगल बनाया जा रहा है ऑब्जेक्ट या इमेज के द्वारा, उसको हम लोग बोलेंगे विजुअल एंगल। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में बेसिकली हम लोग मैग्निफिकेशन निकालेंगे और रिजॉल्विंग पावर उसका निकालेंगे कि वो कितना मैग्नीफाई करता है। तो पहले मैग्नीफाइंग पावर हम लोग देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है कि किसी भी, जैसे अभी यहाँ पे ये आदमी जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये आदमी जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है ना। तो ये ऑब्जेक्ट क्या इसको वास्तविक आकार कहीं दिखाई देगा? जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा इस आदमी को लगेगा कि ये आदमी छोटा होते जा रहा है ना, दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप कर सकते हैं हाँ वो 6 फीट का आदमी है, उसका वो होगा हाइट, बट आपको एक्चुअली दिखाई दे रहा है वो इतना सा छोटा सा, है ना, वो आपके विजुअल फ्रेम में आ जा रहा है, ठीक है। तो वो जो है, वो जो साइज है ना, उसके तुलना में जिस भी डिवाइस से वो देख रहा है वो कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है या कितना गुना आपको बड़ा दिखाता है। अगर हम ये मैग्निफिकेशन से बिल्कुल अलग है। आप लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो वो बताता है ऑब्जेक्ट के साइज में, ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल साइज है उसके रेस्पेक्ट में कितना बड़ा इमेज बना रहा है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये मैग्नीफाइंग पावर के, मैग्निफिकेशन मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप की, तो उसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है ना, वो बताता है कि ऑब्जेक्ट जो दिखाई दे रहा है आपको उसकी तुलना में कितना बड़ा। उसमें मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट हम लोग नहीं ले जाते, लेकिन इसमें मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट होता है एक्स, है ना। जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल में देखते हैं कि लिखा रहता है 10x जूम, 20x जूम, 100x। अब रिसेंटली एक मोबाइल लॉन्च हुआ है ना जिसका 100x जूम है, सैमसंग S20 अल्ट्रा। तो देखिए वो क्या बताता है, ये x क्या बताता है, इतना गुना बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली आपको जो दिखाई दे रहा है उससे इतना गुना बड़ा इमेज वो बनाएगा। जैसे आप मोबाइल लेते हैं, है ना, तो मोबाइल से कोई फोटो आप खींचते हैं तो वो आदमी जो है वो 6 फीट का है, लेकिन आपका मोबाइल जो है वो उसका स्क्रीन है आपका 4.5 इंच या 5 इंच जो भी हो, है ना। तो उस आदमी का फोटो आप जो है इस मोबाइल में कैप्चर कर लिया। अभी मोबाइल में इतना बड़ा दिखाई देता है ना, 5 इंच का, मतलब अगर 6 फीट का आदमी जो है वो 6 इंच का दिखाई देता है, ओके। अब जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीफाइंग करके, उसमें दिया 10 टाइम्स मतलब 10x मैग्निफिकेशन। तो अब उस 5 इंच को 6 इंच को आप 10 गुना मतलब 60 इंच का बना सकते हैं। उसको कितना बना सकते हैं, 60 इंच का, ना कि ऑब्जेक्ट जो। और अगर मैग्नीफाइंग हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन देखते हैं तो उसमें क्या होता है, 6 फुट का आदमी जो ऑब्जेक्ट का हाइट है 6 फुट, तो उसका मैग्निफिकेशन अगर 5 टाइम होता है, 5 टाइम्स, तो वो 6×5 30 फीट का दिखाई देगा, है ना, जबकि यहाँ पे उससे उल्टा होता है। तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर है ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वो उस मैग्निफिकेशन से बिल्कुल अलग होता है, ओके। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, power of an instrument
is the ability to magnify the किसी इमेज को मैग्नीफाई करने की क्षमता जो है किसी इंस्ट्रूमेंट का, उसका मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। ठीक है, इट इज टोटली different from the linear मैग्निफिकेशन, है ना। ये आपको क्या बताता है कि आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसके तुलना में कितना बड़ा इमेज है ना। It states that it magnify the size of image that you visualize, not the exact size of object, है ना। ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक क्षमता है जिससे वो किसी इमेज को मैग्नीफाई मतलब आवर्धित कर सके, है ना। ये रैखिक आवर्धन से बिल्कुल अलग होता है ना। आप किसी इमेज को विजुअलाइज करते हैं तो उसके तुलना में कितना ज्यादा आवर्धित किया। विजुअलाइज जो साइज है आपका, ये नहीं कि एग्जैक्ट साइज, जितना साइज आपको वो दिखाई दे रहा है, जितना आप उसको मतलब कि आपको वो जितने साइज का दिखाई दे रहा है। जैसे ये एक चौक है, इसका एक्चुअल जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर होगा, लेकिन हम दूर कर देंगे तो दूर करने के बाद इसका साइज वही रहेगा, लेकिन इसका साइज हमको थोड़ा कम सा दिखाई देगा, है ना। तो वो जो विजुअलाइज कर रहे हैं उस साइज के रिस्पेक्ट में कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वो होता है मैग्नीफाइंग पावर। ओके, तो इसको नोट कीजिए, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिजॉल्विंग पावर। क्या होता है रिजॉल्विंग पावर? इसको रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर मतलब क्या हुआ कि कितना सेपरेट करता है, ये मिनिमम डिस्टेंस कितना है, कितना क्लियरिफाई करता है कि उतना पे मतलब कि किसी दो ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि उसको ये सेपरेट दिखा सके, है ना। और उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर, है ना। It is ability of any instrument to resolve the minimum distance between two objects, है ना।
यह किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी यंत्र का वह क्षमता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का न्यूनतम डिस्टेंस को भी रिजॉल्व कर सके, सेपरेट कर सके, अलग अलग दिखा सके, है ना। इसको नोट कर लेते हैं। It is the ability of an instrument. It is the ability of an instrument which resolve or separate to it is the ability of an instrument which resolve or separate the minimum distance between two objects. The minimum distance between two ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यह किसी इंस्ट्रूमेंट का एबिलिटी है, क्षमता है, जो दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को भी सेपरेट कर सकता है, रिजॉल्व कर सके, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, ये जो रिजॉल्विंग पावर होता है हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप। ओके, तो हम लोग यहां पर देखते हैं। पहले माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, फिर हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे। इसका क्या होता है? सूक्ष्म दर्शी। देखिए, बात करते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप दो प्रकार का, दो क्या बहुत सारा, जैसे आपका सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, है ना। तो पहले हम लोग समझते हैं कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप हम लोग किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करके, है ना, माइक्रो साइज का ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, इसका यूज क्या करते हैं हम लोग कि छोटे से छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो लिख देंगे, it is an optical device which is used to visualize or
मैग्नीफाई द टिनी ऑब्जेक्ट्स, है ना। बहुत ही सूक्ष्म कण को देखने के लिए, उसको आवर्धित करने के लिए हम लोग जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप, है ना। ये माइक्रोस्कोप में हम लोग सबसे पहले अच्छा, जो माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन क्या होता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन और टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो पहले हम मैग्निफिकेशन देखते हैं माइक्रोस्कोप का। तो इसका जो मैग्निफिकेशन हम लोग देखेंगे, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन देखेंगे, वो हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन के रूप में देखेंगे, है ना। एंगल ऑफ इमेज बटा एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, इस टर्म में हम लोग देखेंगे। तो ये एंगल जो होता है ये विजुअल एंगल के लिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं, है ना। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फाइनल इमेज बना, है ना, फाइनल इमेज का जो विजुअल एंगल होगा, है ना, विजुअल एंगल ऑफ फाइनल इमेज बटा विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। ये डी क्या जी, ये है लीस्ट लिमिट ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा कितना होता है डी का वैल्यू, डी इज इक्वल टू होता है 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ मानव के लिए। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है ये फाइनल इमेज का जो विजुअल एंगल है, और इसको मान लेते हैं हम लोग अल्फा, और इसको मान लेते हैं बीटा। ओके, तो विजुअल एंगल जो है वो फाइनल इमेज जो बना रहा है, फाइनल इमेज का विजुअल एंगल, और जब ऑब्जेक्ट को हम लोग डी पर रखते हैं तब उसका जो विजुअल एंगल होगा, है ना, उसका रेशियो जो है वो हमको मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर। ओके, तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर का जो मैग्निफिकेशन है, माइक्रोस्कोप के द्वारा जो मैग्निफिकेशन है वो हम लोगों को इस फॉर्म में मिलेगा। अब जो है कि ये जो मैग्निफिकेशन हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का, है ना, फिर देखेंगे हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ओके, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग सिंपल पहले हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना, सरल सूक्ष्मदर्शी। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है। ये स्ट्रक्चर आप लोग बहुत ही देखे होंगे। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों ने नेट पर भी देखा होगा, सर्च ऑप्शन में आता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी का ही दिखाता है फिगर। ये क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस होता है, और वो लेंस होता है कन्वेक्स लेंस। वो लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एक कन्वेक्स लेंस कंटेन करता है ना, वो भी कम फोकल लेंथ वाला।
इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं या रीडिंग लेंस भी बोलते हैं, है ना। तो इसका सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट। 8 contains only one convex lens of less focal लेंथ, है ना। यह सिर्फ एक ही कम फोकस दूरी वाले सिर्फ एक ही लेंस के द्वारा बना होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये जो है इट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास और रीडिंग लेंस। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग आवर्धक कांच या रीडिंग लेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए इसमें या फिर किसी में सिंपल माइक्रोस्कोप हो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, है ना, दोनों में दो तरह का मोड होता है। दो मोड में हम लोग इमेज प्राप्त करते हैं, ठीक है। we obtained image in two modes from convex lens. ठीक है, we obtained image in two modes from convex lens, which are पहला distinct vision mode और दूसरा जो है डिस्टिंक्ट विजन हो गया और दूसरा जो है नॉर्मल मोड। डिस्टिंक्ट विजन मोड में हम लोग जो है इमेज कहां हम लोगों को प्राप्त होता है, इमेज ऑब्टेन्ड एट डी। यहां पर इमेज obtained at D, है ना। और नॉर्मल मोड में क्या आ जाएगा, इमेज obtained at infinity। तो ये दो प्रकार का मोड है ना। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अल्फा और बीटा का पहले वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने यहाँ पर देखिए पहले डे डायग्राम, डायग्राम देखते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है ना। देखिए हम लोग अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम और अधिकतम सीमा देखते हैं तो एक स्वस्थ मनुष्य किसी भी ऑब्जेक्ट को डी से लेके इनफाइनाइट तक देख सकता है।
तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाता है विजुअल एंगल कम होते जाता है। तो अगर उस ऑब्जेक्ट के लिए सबसे अधिक विजुअल एंगल देखेंगे तो वो हम लोग को कहाँ मिलेगा, डी पर मिलेगा, क्योंकि लास्ट लिमिट जो है, लीस्ट लिमिट वही है। इसके बाद से दूरी क्या हो जाएगा, आगे से वो बढ़ते चला जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ते चला जाएगा विजुअल एंगल कम होते जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम एंगल जो है, मैक्सिमम विजुअल एंगल एट आई हम लोग कब प्राप्त करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे डी पर। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखेंगे, डी पर रखेंगे। तो डी पर जो इमेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा। ये हो गया। मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, h है। तो लिख लेते हैं 2। ये क्या होगा, चूंकि मैक्सिमम विजुअल एंगल is obtained at D। कहाँ पे होता है, D पे होगा। मैक्सिमम विजुअल एंगल कहाँ पे हमको प्राप्त होगा, D पर प्राप्त होगा। ओके, इसलिए हम लोग बीटा इक्वल टू क्या ले लिए, है ना। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू छोटा एंगल होगा, है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो उसी तरह tan बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p बाई b। तो p कितना है, h बटा d। ये हो गया। सो इक्वेशन 1। ठीक। अगर हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन का, ओके, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये हो गया आपका एक्सिस, यहां पर हो गया आपका लेंस, ये ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे एफ और ओ के बीच में। ठीक है, अब जो है हम लोग ऐसे करते हैं और इसको, तो ये इमेज हम लोगों को कहां मिलेगा, यहां पर मिला। अब जो है ये हाइट जो मिला, तो हमारा विजुअल एंगल कितना हुआ, ये अल्फा। ये आंखों पर कितना एंगल बना रहा है, जो फाइनल इमेज है वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो अल्फा बराबर, अब ये हाइट ले तो और ये हाइट ले तो दोनों बराबर। तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट, ये तो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का हाइट तो क्या है, एकदम फिक्स्ड है। तो ये मान लेते हैं यू ई, आई पीस है ना, तो इसको यू ई मान लेते हैं। ये लेंस जो है आंख के करीब है, तो ई वाई ई, ये आई पीस भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, ओ ई मानिए, चलिए ऑब्जेक्ट के सामने है। इसको ऑब्जेक्टिव भी मान सकते हैं, आई पीस भी, क्योंकि सिंगल लेंस है। अब हम बात करते हैं इसका साइज क्या है, h, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर ही है। तो अगर हम ये अल्फा निकालते हैं तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर tan अल्फा बराबर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका p बाई, तो h बटा UO, है ना। तो मैग्निफिकेशन की अगर बात करते हैं, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, है ना, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा का वैल्यू हो गया एच बाई यू नॉट और भागा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच बाई डी और एम इज इक्वल टू एच बाई यू नॉट इंटू डी बाई एच, एच से एच कट गया तो डी बाई यू नॉट जो है इट इज इक्वल टू क्या हो गया मैग्निफिकेशन। अब जो है हमारे पास दो केस बनता है, मैग्निफिकेशन डिस्टिंक्ट विजन मोड में और मैग्निफिकेशन जब हमारा मोड क्या रहे नॉर्मल मोड है ना। तो देखते हैं फॉर नॉर्मल मोड, नॉर्मल मोड की बात करें तो नॉर्मल मोड में इमेज हमको कहां प्राप्त होता है, नॉर्मल मोड में इमेज हम लोगों को प्राप्त होता है इनफाइनाइट पे। तो फॉर नॉर्मल मोड के लिए जो है v अगर इनफाइनाइट होगा तो u क्या होगा f, है ना। u क्या होना चाहिए f होना चाहिए। तो हमारा मैग्निफिकेशन नॉर्मल मोड में, नॉर्मल मोड को m इनफाइनाइट कर देते हैं तो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d की जगह पे d और u की जगह पे क्या रहेगा, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है ना, f dy fo, ये आपका नॉर्मल मोड का मैग्निफिकेशन हो गया। अगर हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट विजन मोड की, विजन मोड, तो डिस्टिंक्ट विजन मोड में एम डी, यहां पर इमेज हम लोगों को कहां मिलता है डी पर मिलता है, इमेज हम लोगों को भी कहां पे मिलेगा डी पे मिलेगा। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है, लेंस फॉर्मूला समझ जाएंगे 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। ओके, तो यू ओ, अब जो है भी हमको कहां पे मिलना चाहिए डी पे, तो डी क्या है लेंस के सामने है, तो लेंस के सामने तो माइनस 1 बाई डी और यू ई भी तो लेंस के सामने है तो माइनस माइनस प्लस यू बराबर 1 बाई। हम दोनों तरफ इनटू डी कर देते हैं, दोनों तरफ जो है इस इक्वेशन में इनटू डी कर देते हैं, मतलब ऊपर भी डी तो माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई यू को बराबर 1 डी बाई, यहां से काट दिए तो 1 हो गया। डी बाई यू किसका वैल्यू होता है एम का वैल्यू होता है, तो एम कौन सा निकाल रहे हैं हम लोग डिस्टिंक्ट विजन वाला, एम डी इज इक्वल टू डी बाई एफ और ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1। ये हो गया आपको मैग्निफिकेशन इन डिस्टिंक्ट विजन मोड। तो दोनों के मैग्निफिकेशन को हम लोग देखें तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो डी बाई एफ ओ आता है, और अगर डिस्टिंक्ट विजन मोड पे जाते हैं तो डी बाई एफ ओ प्लस 1 आता है। ये हमारा जो है वो आपका मैग्निफिकेशन हुआ। अगर हम दोनों मैग्निफिकेशन में अंतर निकालें मतलब एम डी माइनस एम इनफाइनाइट करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एम डी कितना है डी बाई एफ ओ प्लस 1 माइनस डी बाई एफ ओ बराबर 1 मिलेगा, है ना। तो डिस्टिंक्ट विजन जो मोड जो है और या फिर इनफाइनाइट विजन मोड जो है नॉर्मल विजन मोड, तो दोनों में मैग्निफिकेशन हमको सबसे ज्यादा किस में मिलेगा, मैग्निफिकेशन मिलेगा हम लोग को डिस्टिंक्ट विजन मोड में। नॉर्मल विजन मोड में डिस्टिंक्ट विजन मोड से थोड़ा कम मैग्निफिकेशन मिलेगा, लेकिन अब जो है डिस्टिंक्ट विजन मोड को यूज किया जाए या
नॉर्मल विजन मोड को यूज किया जाए, ये डिपेंड करता है आपके चॉइस के ऊपर। क्योंकि जब आप नॉर्मल विजन मोड का यूज करते हैं तो इनफाइनाइट में आप लोगों को इमेज का प्राप्ति होता है, तो उस समय आई रिलैक्स्ड रहता है, आई जो है रिलैक्स्ड रहता है, आई पे उतना स्ट्रेस जो है वो फील नहीं होता है। लेकिन जब हम डिस्टिंक्ट विजन मोड की बात करते हैं तो डिस्टिंक्ट विजन मोड में इमेज काफी नजदीक रहता है, 25 सेंटीमीटर पर आता है, और उस समय आंख पे बहुत ही जोर पड़ता है। भले मैग्निफिकेशन ज्यादा है लेकिन आंख पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा जोर पड़ता है। तो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आंख पर जोर डाल के ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहते हैं या फिर आंख पर बिना जोर डाले नॉर्मल मैग्निफिकेशन आप चाहते हैं उससे, क्योंकि दोनों के मैग्निफिकेशन में सिर्फ एक का अंतर है। दोनों के मैग्निफिकेशन में कितने का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ एक का। मान लेते हैं ये इसका 10x होगा तो इसका 11x होगा मैग्निफिकेशन, है ना। तो दोनों के मैग्निफिकेशन में लगभग सेम है, थोड़ा सा का अंतर है, एक का अंतर है ना। बट इसमें जो है आपका आंख रिलैक्स्ड रहेगा, उसमें आंख जो है रिलैक्स्ड नहीं रहेगा। ओके, अब जो है कि अगर एक केस बनता है, यहाँ पर देख लीजिए, एक केस बनता है कि मान लेते हैं कि इस लेंस से कितने डिस्टेंस पे है, आई मान लेते हैं ए डिस्टेंस पे है ना। इफ आई इज सेट, ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज किए हैं, ये फॉर्मूला यूज किए हैं कि जस्ट लेंस के पास है आंख, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, आंख जो है कुछ दूरी पर रहता है। तो अगर आंख को हम लोग मान लेते हैं ए डिस्टेंस जो है पीछे रखते हैं, इफ द आई इज सेट एक्स इसको कर देते हैं, सेट डिस्टेंस x from the lens, then its magnification is m d इज इक्वल टू हो जाएगा d माइनस एक्स बाई एफ ओ प्लस 1, ठीक है। और m इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स बटा एफ। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मैग्निफिकेशन, है ना। एक चीज देखिए कि चूंकि हम चाहे तो डिस्टिंक्ट विजन मोड में ज्यादा हम लोगों को अगर मैग्निफिकेशन बढ़ाना होगा तो मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंस का पावर बढ़ाएंगे, और पावर बढ़ाने के लिए हम फोकल लेंथ को कम करेंगे। ये जितना कम होगा, इसका वैल्यू जितना कम होगा, मैग्निफिकेशन उतना बढ़ेगा। लेकिन जैसे हम मैग्निफिकेशन बढ़ाएंगे लेंस का, साथ में उसके साथ एब्रेशन भी आते जाएगा, है ना। बहुत सारा जो है एरर उसके साथ आते जाएगा, क्योंकि उसका स्फेरिकल नेचर है ना। स्फेरिकल उसका जो कर्व है उसके कारण बहुत सारा उनको एरर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें कि कितना आपको कितना मैग्निफिकेशन तक जो है एरर फ्री हो जाएगा, मतलब कि उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो वो है अगर मैग्निफिकेशन आपका 4 टाइम्स आता है तब तक सही है ना, तब तक सही है। लेकिन उससे जैसे 4 टाइम्स से जैसे बढ़ाते सिंपल माइक्रोस्कोप में, अगर मैग्निफिकेशन आप 4 से ज्यादा जैसे करते हैं तो आपको एरर आना उसके बाद शुरू हो जाएगा। कभी इमेज ब्लर हो जाएगा, है ना, कभी आपको जो है एब्रेशन लेंस में हम लोग पढ़े हुए थे, है ना, तो उन सारे एब्रेशन को आपको जूझना पड़ेगा, उन सारे एब्रेशन से, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम लोग आएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, ठीक है।
तो देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है एक ये भी दो सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉम्बिनेशन से बना, मतलब कि ये दो कन्वेक्स लेंस को यूज करता है। अच्छा, दो कन्वेक्स लेंस जो है वो दोनों का फोकल लेंथ सेम नहीं रहता है ना, एक का फोकल लेंथ अधिक होता है, दूसरे का फोकल लेंथ कम होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो फोकल लेंथ आप लोग यूज कर रहे हैं, तो एक हो जाता है ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्ट के पास, जैसे ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। दो कन्वेक्स लेंस को हम लोग कोएक्सियली कुछ डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं और ये जो है आपका हो जाता है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है इसके सामने है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसको हम लोग बोलते हैं आईपीस। ओके, क्योंकि ये आंख के पास होता है। तो रे डायग्राम देख लीजिए हम, इसमें देखिए एक जो है ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर आईपीस के डायमीटर से कम होता है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस के फोकल लेंथ से कम होता है। ओके, तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग, ये और ये फोकस से होकर गुजरा, दूसरा रे जो है हम लोग यहां से लिए और यहां पर इमेज बना। ये जो इमेज है आपका पहले ऑब्जेक्टिव के द्वारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है ना, और इस ऑब्जेक्ट का अब ये जो है इसके एफ और ओ के बीच में आ गया, इसके एफ और ओ के बीच में आ गया, तो अब ये इसका इमेज बनाएगा। ये ऑलरेडी इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड का इरेक्ट इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड ही होगा, है ना, और इसका जो है आपका वर्चुअल इमेज इसी साइड ये बनाएगा। तो रे जो है सॉरी इसका जो फोकल लेंथ ज्यादा है ना, तो ये यहाँ पे काटा। अब इसको जब हम लोग डॉट करके पीछे लेके आते हैं तो पता चलता है ये यहाँ पर काटा और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन किया, जो कि इसके फिल्म ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और इस रियल ऑब्जेक्ट का हमको वर्चुअल इमेज मिला लेकिन इन्वर्टेड मिला। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, देखिए सबसे पहले इस लेंस के द्वारा यहां पर इमेज का निर्माण हुआ, फिर इस इमेज का ये इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, तो यहां से रह गया और इसके द्वारा इस ऑब्जेक्ट का यहां पर फिर से इमेज बनाया गया। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का और ये हो गया इमेज का डिस्टेंस। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा और ये बीटा। यहां पर देखिए हमारे पास दो लेंस हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे यूओ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू यूओ। फिर यू ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज बनाया जा रहा है यहां पर, तो इसको बोलेंगे इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये जो है ऑब्जेक्टिव, ये जो इमेज है इसके लिए किस चीज का काम करता है, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूई। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यूई बोलेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस, और इसको बोलेंगे वी। ठीक है, तो अगर हम जो ट्यूब है, ट्यूब का अगर लेंथ हम बात करें तो ट्यूब का लेंथ इतना ही ना होगा जी, वीओ प्लस यूई, मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब की अगर बात करेंगे तो लेंथ ऑफ ट्यूब हमारा हो जाएगा L इक्वल टू
VO प्लस UE। देखिए यहां पर भी दो मोड हो जाता है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो मोड हो जाता है, एक मोड है नॉर्मल मोड और दूसरा डिस्टिंक्ट विजन मोड। तो अगर इन दोनों लेंस को इस प्रकार से सेट किया जाए कि ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया गया इमेज इसके फोकल लेंथ पे आए, मतलब डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो डिस्टेंस को जैसे ही बढ़ाएंगे, लेंथ ऑफ ट्यूब जैसे ही बढ़ाएंगे, ये इमेज इस तरीके से बढ़ाएंगे कि ये इमेज जो है वो इस लेंस के फोकल पे पड़े, फोकल लेंथ पर पड़े। तो फोकल लेंथ पर बना ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं तो उसका इमेज इनफाइनाइट पे बनता है। तो इमेज इसका कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, और उस स्थिति में जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एम इनफाइनाइट, मतलब नॉर्मल मोड का मैग्निफिकेशन। लेकिन अगर ये इमेज जो है इसके फोकल लेंथ और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए एक इमेज बनाएगा जो कि डी डिस्टेंस पे, डिस्टिंक्ट विजन मोड पे, मतलब डी पर 25 सेंटीमीटर पे हम लोगों को इमेज प्राप्त होगा, और उस मोड को हम लोग बोलेंगे डिस्टिंक्ट विजन मोड। तो ये हम लोग जनरल वैल्यू ले लिए, है ना। अगर हम बात करते हैं ए इनफाइनाइट की, है ना, नॉर्मल मोड की बात करें, तो VO प्लस ये UE किसके बराबर होगा, FE के बराबर होगा ना। UE किसके बराबर होगा, FE के। तो हमारे पास दो लेंस है, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है आईपीस। तो इस पूरे का हम लोग देखे हुए थे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में कि जब दो या दो से अधिक लेंस लेते हैं तो अगर पूरे कॉम्बिनेशन का हमको मैग्निफिकेशन चाहिए तो m इक्वल टू क्या करते हैं, M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू जितना भी लेंस यूज किए उसको मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक क्या है MO है, दूसरा क्या है ME है ना। दोनों का अगर हम मैग्निफिकेशन निकाल देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में लिख लेते हैं कि इट कंसिस्ट टू convex lens of unequal focal है ना। मतलब डी ऑब्जेक्टिव जो है वो लेस देन डी आईपीस। डी क्या डायमीटर है, ये आप डिस्टिंक्ट विजन वाला डी नहीं समझिएगा क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर फिक्स होता है। FO लेस देन FE, ठीक है। ये क्या है, फोकल लेंथ, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर वाइज पता चल गया। ये जो है फाइनली हमको क्या बनाता है, इट गिव्स अस virtual and inverted इमेज, ठीक है। ये हमको वर्चुअल और इन्वर्टेड इमेज देता है। तो अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन के टर्म में हम लोग देखेंगे कि कौन सा मैग्निफिकेशन देख रहे हैं हम। मैग्निफिकेशन इनफाइनाइट मोड का देख रहे हैं, मतलब नॉर्मल मोड, या फिर डिस्टिंक्ट विजन मोड का। तो ऑब्जेक्टिव का तो मैग्निफिकेशन क्लियर है, V/U, VO by UO, इसका तो क्लियर है ना। ये जो आईपीस है ये जो मैग्नीफाई कर रहा है तो इसका मोड चेंज कर रहा है। इसका मोड कभी नॉर्मल मोड हो रहा है और कभी डिस्टिंक्ट विजन मोड हो रहा है। तो नॉर्मल मोड में इस आईपीस का
जो है मैग्निफिकेशन वो क्या हो जाता है, डी बाई एफ हो जाता है। और ये मोड जो होता है हमारा क्या बोलते हैं डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड, उसमें क्या होता है डी बाई एफ प्लस 1, ये हम लोगों ने पहले देखा है, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो बस उसी का यूज करना है और कुछ नहीं करना है। एम इनफाइनाइट, हम लोग एम इनफाइनाइट की अगर बात करते हैं तो एम इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मोड मतलब नॉर्मल मोड पे, तो नॉर्मल मोड पे एम ओ इक्वल टू क्या, एम ओ इंटू एम ई। तो इसका तो सिंपल सा मोड है ना, वो हमेशा करेगा v माइनस वी ओ बाई यू ओ। ओके, एम ई जो है ये अभी नॉर्मल मोड पे है, तो नॉर्मल मोड पे आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है, सॉरी मैग्निफिकेशन, वो कितना होता है डी बाई एफ ई, है ना। अब ये जो है मैग्निफिकेशन जो है वी ओ बाई यू ओ, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखे हुए हैं इसमें, क्या बोलते हैं लेंस में, उसी को डाल देंगे। जैसे अगर हम v के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, माइनस वी ओ माइनस एफ ओ बटा एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई, ठीक है। अगर इसको ऑब्जेक्ट के टर्म में लिखना चाहें तो इट इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बटा यू ओ माइनस एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल मोड का मैग्निफिकेशन, है ना। अगर हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड की, तो डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड में हमारा एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओ इंटू एम ई। एम ओ जो है वो कितना है, माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू ये कितना हो जाएगा, डी बाई एफ ई प्लस 1, ठीक है। फिर से इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं इससे, एम डी, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एम डी इज इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस एफ ओ बटा एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई प्लस 1। उसी तरीके से एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस एफ ओ बटा यू ओ माइनस एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई प्लस 1। ये हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। अगर हम लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करते हैं, ओके, लेंथ ऑफ ट्यूब की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको मिटा देते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब जो है हमारा ये दोनों हो जाएगा। डिस्टिंक्ट डिवीजन मोड में एल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ओ प्लस यू ई, और इनफाइनाइट मोड में क्या हो जाएगा, मतलब नॉर्मल मोड में वी ओ प्लस एफ ई, है ना, वी ओ प्लस एफ ई, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे तो वी ओ को आइसोलेट करके वी ओ इज इक्वल टू एल इनफाइनाइट माइनस एफ ई निकाल सकते हैं, और इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं इनफाइनाइट मोड में, है ना। तो इनफाइनाइट मोड में अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू माइनस वी ओ के जगह पे एल इनफाइनाइट माइनस एफ ई और माइनस एफ ओ बटा एफ ओ इंटू डी बाई एफ ई। तो इतने सारे फॉर्मूला है। अच्छा, एक और चीज, जब भी ये जितने फॉर्मूला हम बताए हुए हैं, है ना, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी आप जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो साइन कन्वेंशन का यूज नहीं कीजिए, क्योंकि साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम लोग यूज कर लिए हैं नेगेटिव साइन लेके। ओके, तो ये है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, है ना, और ट्यूब का लेंथ। अब जो है हम लोग रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे, है ना, रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर के बारे में, माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग लिमिट और पावर के बारे में, ठीक है। तो इसको पहले नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ओके, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप
है ना। किसी माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, तो समझिए इसको। अभी रिजॉल्विंग पावर के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, है ना। इसके जस्ट पहले डिफाइन किए थे कि वो दो, मतलब कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्टली, है ना, स्पष्टता कितना सेपरेट कर सकता है, वो उसका रिजॉल्विंग पावर होता है। तो रिजॉल्विंग पावर से पहले हम लोग समझ लेते हैं रिजॉल्विंग लिमिट कि कितना डिस्टेंस के बीच तक वो सेपरेट कर सकता है। और रिजॉल्विंग पावर जो होता है वो उल्टा होता है, किसका, इनवर्स होता है रिजॉल्विंग लिमिट का, है ना। और रिजॉल्विंग लिमिट क्या है, जो मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच टू ऑब्जेक्ट इज रिजॉल्व्ड बाय एन एन इंस्ट्रूमेंट। यहां पर माइक्रोस्कोप है तो ए माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लिए म्यू। म्यू क्या है, म्यू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम between object and lens, ठीक है। तो ये एंगल सबटेंड किया, ये एंगल हो गया थीटा, मान लेते हैं हाफ ऑफ द एंगल थीटा, बी हाफ ऑफ the angle, half of the angle subtended by object, subtended by the object, हाफ एंगल है ना। लैम्डा जो है, लैम्डा wavelength of light used to illuminate the object। तो इसका अगर हम न्यूमेरिकल अपर्चर देखें, है ना, इस लेंस का न्यूमेरिकल अपर्चर देखें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा म्यू साइन थीटा। वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू साइन थीटा। तो हमारा जो रिजॉल्विंग लिमिट होता है, रिजॉल्विंग लिमिट इट इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ द वेवलेंथ डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर, मतलब कि 2 म्यू साइन थीटा। तो अगर हम रिजॉल्विंग पावर की बात करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर इसका जस्ट उल्टा होता है, तो रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, 2 म्यू साइन थीटा बटा लैम्डा। दिस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, है ना। इसके बाद हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे।